अर्धशेर आप कहाँ जा रहे हैं? समारा अर्धशेर को कहीं जाने के लिए तैयार होता देख उसके करीब आई थी, जो इस वक्त कल्फ लगे सफ़ेद ड्रेस के ऊपर स्याह शाल ओढ़े रवायती वडेरों की तरह दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे की संजीदगी और आंखों का सर्दपन भी बिल्कुल वडेरों जैसा था। समारा को इस पल उससे खौफ महसूस हुआ था, इसलिए उसे पूछे बिना नहीं रह सकी थी। वो जानती थी कि इस वक्त कितना बड़ा ख़तरा उसके सर पर मंडरा रहा था। हमारे यहाँ बीवियाँ शोहरों से ऐसे सवाल नहीं करती। अर्धशेर के हुलिया के साथ साथ उसका लहजा भी मखसूस वडेरों जैसा हुआ था। समारा ने उसके रूड अंदाज पर आंखें फाड़े उसे घूरा था। मेरे सामने ज़्यादा वडेरा बनने की कोशिश मत करें, मैं आपका सारा वडेरापन निकाल दूंगी, बाहर जाने के काबिल नहीं रहेंगे। समारा उसके मुकाबलाती कमर पर हाथ बांध कर उससे भी ज़्यादा कड़े तेवर लिए बोली थी। अच्छा जी, तो आ जाओ, दिखा दो कितना दम है तुम में, इस वडेरे से टकरा पाओगी। अर्धशेर ने बाल बनाते उसे छेड़ा था। अंदाज उसका मजाक उड़ाता हुआ था कि वह कुछ नहीं कर सकती। मुझे चैलेंज मत करें, पछताएंगे। समायरा ने उसे बाज रखना चाहा था। मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ और ये चैलेंज हार कर पछताने का ख्वाहिशमंद भी हूँ। समायरा उसके मुकाबलाती कमर पर हाथ बांधकर उससे भी ज़्यादा कड़े तेवर लिए बोली थी। अच्छा जी, तो आ जाओ, दिखा दो कितना दम है तुम में, इस वडेरे से टकरा पाओगी। अर्धशेर ने बाल बनाते उसे छेड़ा था। अंदाज उसका मजाक उड़ाता हुआ था कि वह कुछ नहीं कर सकती। मुझे चैलेंज मत करें, पछताएंगे। समायरा ने उसे बाज रखना चाहा था। मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ और ये चैलेंज हार कर पछताने का ख्वाहिशमंद भी हूँ। अर्धशेर ने उसकी चुटिया को हाथ पर लपेटते उसे खुद से करीब खींचा था। निगाहें उसके लिपस्टिक से सजे दिलकश लबों से बार बार उलझती उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। उसकी चुटिया को हल्के हल्के झटके देने पर वो उसके बहुत करीब आ गई थी। सोच लें, समायरा उसके सीने पर दोनों हाथ रखते आंखों में शरारत लिए होले से मुस्काई थी। सोच लिया। अर्धशेर उसके कमर में बाजू हमल करता उसे खुद से करीब कर गया था। जब समायरा उसके सहारे एड़ियों के बल ऊपर होती उसके चेहरे के एक एक नकूश को अपने होंठों से छूती चली गई थी। अर्धशेर को उसकी जानिब से इस अनायत की तवक्का बिल्कुल भी नहीं थी। वो इस वक्त जिस काम के लिए जा रहा था, इस मोहब्बत पर खुदा हाफिज़ की उसे अशद ज़रूरत थी। माथे, गालों, थोड़ी और गर्दन से होते समायरा पीछे हटी थी, जहाँ बने उसके होंठों के निशान उसके चैलेंज पूरा करने का सबूत पेश कर रहे थे। अर्धशेर का मूड ठीक करने के लिए वो इतनी दलेरी तो दिखा चुकी थी, मगर अब अर्धशेर की जानिब से ख़तरा महसूस करते उसने लरजते वजूद के साथ जल्दी से उससे दूर होना चाहा था। मगर वो शेर के पिंजरे में जाकर उसे ललकार चुकी थी। अब बच पाना नामुमकिन था। इतनी जल्दी भी क्या है फरार होने की, पहले अपना चैलेंज पूरा करने का इनाम तो लेती जाओ। अर्धशेर बात पूरी करता उसके होंठों पर झुकता अपनी सांसें उसकी सांसों में उलझा गया था। समारा उसके साथ लगी उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करती रही थी। अर्धशेर मक्सी की जानलेवा कुर्बत उसे अपना होश भुला देती थी। थैंक्स। अर्धशेर ने अपने सीने से लगी अपनी बताए जान की जाने मोहब्बत पाश नज़रों से देखते कहा था, तो उसके चेहरे के साथ साथ उसकी शर्ट की मुट्ठियों को भींचे वहाँ भी अपने आसार छोड़ चुकी थी। आई लव यू। समायरा ने उसके कान के करीब धीरे से सरगोशी की थी। उसका न जाने क्यों दिल इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। वो नहीं चाहती थी कि अर्धशेर उससे दूर जाए। लव यू टू माई लव। अर्धशेर उसका खौफ समझता उसके माथे पर लब रखता उसे दोनों कंधों से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा कर गया था। मैं जा रहा हूँ अपने बाबा के कातिल को उसके अंजाम तक पहुँचाने, चाहे वहाँ कुछ भी हो जाए। तुम हवेली से बाहर नहीं निकलोगे, किसी भी कीमत पर हवेली से बाहर कदम भी नहीं रखोगे। हमीद मक्सी के घटियापन से मैं अब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुका हूँ। वो मुझे कमज़ोर करने के लिए तुम्हें बीच में लाने की कोशिश ज़रूर करेगा। अर्धशेर उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे उसे हदायत देते बोला था, जिस पर समायरा नम होती आंखों के साथ इस बात में सर हिला गई थी। वह निगत मामा को भी इस्तेमाल कर सकता है आपका कमज़ोर करने के लिए, और मामा के पास तो मेरे जितनी सिक्योरिटी भी नहीं है। समायरा को बेख्तियार निगत बेगम का ख्याल आया था। वो बिल्कुल सेफ़ है और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया वो मेरी बात मानेगी। मुझे डर सिर्फ अपनी जज्बाती बीवी का है। अर्धशेर की बात पर समायरा ने खुशगवार हैरत से उसकी जानिब देखा था। आप मामा से मिल चुके हैं? आप दोनों ने मुझे बताया भी नहीं। समारा खुशी से चहकते हुए बोली थी। वो ये मंजर मिस नहीं करना चाहती थी। नहीं, उनकी सिक्योरिटी के तहत मैं उनसे नहीं मिला अभी, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे साथ इस हवेली में अपने असल मुकाम पर होंगे। अर्धशेर पूरी यकीन से बोलता समारा के दिलो दिमाग को पुरसकून कर गया था। आप ऐसे जाएंगे? समारा उसे लिपस्टिक के निशान के साथ बाहर जाता देख जल्दी से उसके करीब आई थी। क्यों?
کیا ہوا؟ اردشیر لپسٹک کے نشان دیکھ کر بھی اندیکھا کرتے ہوئے بولا۔ وہ آپ کے چہرے پر لپسٹک؟ سمائرہ اس کی شوخی سمجھتے اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ ایسے ہی چلا جاؤں؟ اردشیر نے اس کا گلابی چہرہ پرشوق نگاہوں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں۔ سمائرہ نفی میں سر ہلاتی اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اردشیر اس کا چہرہ نگاہوں کے راستے دل میں اتارتا روم سے نکل گیا تھا۔ کل نیہا کا نکاح تھا جس کی وجہ سے پوری خان حویلی کو نہ صرف برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا بلکہ صبح سے ینگ پارٹی نے پوری حویلی میں ادھم مچا رکھا تھا۔ نگار کے لیے یہ سب بہت نیا تھا۔ ان کی حویلی میں ایسا اہتمام صرف بیٹوں کی شادیوں میں ہی کیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کو یا تو ونی میں قربان کر دیا جاتا تھا یا ساری عمر حویلی کی قید تنہائی قسمت میں لکھ دی جاتی تھی۔ وہ اب تک یہی سمجھی آئی تھی کہ ان کی حویلی اور گاؤں کی طرح سندھ کے باقی علاقوں میں رہنے والی عورتیں بھی اسی فرسودہ نظام کی ستائی ہوئی ہیں، مگر خان حویلی والوں نے تو اس کی ہر سوچ کی نفی کر دی تھی۔ یہاں نہ تو عورتوں کو جانور کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کے لیے حویلی سے باہر قدم نکالنا حرام تھا۔ وہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کہیں بھی آ جا سکتی تھیں۔ نگار کو حیدر کی زندگی میں شامل ہو کر زندگی کے اصل حسن کا اندازہ ہوا تھا۔ اس ایک شخص کے آ جانے سے اس کی زندگی جنت بن چکی تھی۔ خان حویلی میں اسے ہر شخص سے بے پناہ عزت، محبت اور احترام ملا تھا۔ وہ اس گھر کے ہر فرد کی دل سے مشکور تھی جس نے اس جیسی عام سی لڑکی کو کھلے دل سے اپنایا تھا۔ سب لوگ اس وقت ڈرائنگ روم میں جمع تھے اور سب کا آج رات جگہ کا پروگرام کا پورا پلان تھا۔ حیدر بھی ابھی کچھ دیر پہلے حویلی واپس لوٹا تھا اور اب ان سب کے درمیان اپنی بیوی کو نہ پا کر متلاشی نگاہوں سے چاروں اور تلاشنے لگا تھا۔ یہ تم سب جنگلی یہاں جمع ہو؟ میری معصوم بیوی کو کہاں غائب کر دیا ہے؟ حیدر پوچھے بغیر رہ نہیں پایا تھا، جبکہ وہ سب جو پہلے ہی اس کی بے چینی نوٹ کر چکے تھے اس کے پوچھنے پر مسکرا دیے تھے۔ بھابھی ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھیر بنا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ تھا کہ بھابھی اتنی اچھی کوکنگ کر لیتی ہیں؟ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ کھانے کے شوقین حمزہ نے حیدر کو جواب دیتے کہا تھا، جب جواباً اس کے خونخوار تیور ملاحظہ کرتے اس کی زبان کو وہی بریک لگی تھی۔ واٹ؟ تم لوگوں نے اتنے لوگوں کی کھیر بنانے اسے اکیلے کچن میں لگا رکھا ہے؟ حیدر ان سب کو ڈانٹتا کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہیں؟ یہ میری گنہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ آدھا سائیں کچن کی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں کچن کا راستہ پتہ بھی ہے یا نہیں؟ صبا نے آنکھیں ملتے شدید حیرت کا اظہار کرتے کہا تھا، جبکہ باقی سب بھی حیدر کی نگار کے لیے اتنی محبت دیکھ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ٹیڑھے ترین بگدڑ کو اس سادہ لو لڑکی نے بدل کر رکھ دیا تھا۔ حیدر جیسے ہی کچن میں داخل ہوا، سامنے کا منظر اس کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ نگار دوپٹے کو کمر پر باندھے چولہے کے سامنے کھڑی پوری توجہ کے ساتھ کھیر بنانے میں مصروف تھی۔ کیا میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ حیدر کی اچانک ابھرتی آواز پر نگار کے ساتھ سے بادام کا پیالہ چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ وہ اس کی اتنی دیر لگا کر کوٹے سارے بادام فرش پر بکھر گئے تھے۔ آپ یہاں؟ نگار نے روحان سی صورت بنا کر حیدر کی جانب دیکھا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حیدر کو اس کی محنت ضائع ہوتے دیکھ بہت افسوس ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ کر لیتی ہوں۔ نگار کو اسے شرمندہ دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں مدد کروا دیتا ہوں۔ حیدر آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے بادام کا پیکٹ لیتے ہوئے بولا۔ سائیں آپ کیسے؟ میں خود کر لوں گی۔ نگار نے اس کی بات پر اسے آنکھیں پھاڑ کر ایسے دیکھا تھا جیسے اس نے نہ جانے کتنی انہونی بات کرتی ہو۔ اوکے، تو پھر مل کر کر لیتے ہیں۔ حیدر اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے ہوئے اس کے قریب آ کر اس کو پیچھے سے اپنے ہزار میں لیتے بادام پیسنے میں اس کی مدد کرتا اس کی جان مزید مشکل میں ڈال گیا تھا۔ حیدر کو اپنے اتنے قریب دیکھ اور کسی کے آ جانے کے خوف سے نگار کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ دل کی دھڑکنوں کا شور گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ حیدر اس کے بالوں سے اٹھتی مہک کو سانسوں میں اتارتا اس وقت اپنی زندگی کے سب سے خوشگوار ترین لمحے جی رہا تھا۔ سائیں ہو گیا ہے۔ نگار نے کب سے پس چکے بادام کی حالت دیکھ خود ہی حیدر کو مخاطب کر کے ہوش دلایا تھا، جس کے جواب میں حیدر اپنا کہکہ نہیں روک پایا تھا۔ میرا تو نہیں ہوا ابھی۔ حیدر کا دل بالکل بھی نہیں چاہا تھا اس سے دور ہونے کو، مگر پھر اس کا خطرناک حد تک لال پڑتا چہرہ دیکھ وہ اس کی جان کی خلاصی کرتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مزید کسی مدد کی ضرورت؟ حیدر سینے پر بازو باندھے اسے چھیڑتے ہوئے بولا، جب نگار نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسے انکار کر دیا تھا کہ مبادا وہ کہیں پھر نہ تیار ہو جائے۔
نہیں साईं, मैं कर लूँगी। निगार के अंदाज पर हैदर मुस्कुराता किचन से निकल आया था। कुछ देर बाद निगार ने मुलाजमा के साथ लगकर सबको खीर सर्व कर दी थी। जो खाते ही सब उंगलियां चाटते रह गए थे। निगार के हाथ में बहुत जायका था। घर में बड़ों ने निगार को पहली बार खाना बनाने पर रस्म के मुताबिक शगन पेश किया था। हैदर निगार को सबसे बातें करते और घुलते मिलते देख बहुत खुश था। उसने बिना इस लड़की के बारे में कुछ जाने इतने साल उससे मोहब्बत की थी, मगर आज निगार को यूं सबकी खुशी का ख्याल रखते और हंसते मुस्कुराते देख उसका दिल अपनी मोहब्बत पर नाज़ा हुआ था। कुछ देर में नेहा का निकाह था। सब लोग तैयारी में मसरूफ थे। हैदर तैयार होकर बाकी का अरेंजमेंट्स देखने नीचे जा चुका था। वो अपनी इकलौती बहन की ज़िंदगी की इतनी अहम तकरीब पर कोई कमी बेशी नहीं रहने देना चाहता था। नेहा को तैयार करने के लिए शहर से ब्यूटिशियन को बुलवाया गया था, जो नेहा के बाद आमना बेगम की फरमाइश पर अब निगार को तैयार करने लगी थी। निगार को आज पहली बार उन्होंने अपनी बड़ी बहू के तौर पर मुतारफ़ करवाना था। उन्होंने निगार के लिए नेहा के लहंगे के जितने काम वाला नहायत स्टाइलिश और बेहद खूबसूरत सा लाइट रेड कलर का लहंगा बनवाया था। निगार ने आज तक ना मेकअप किया था और ना इतने भारी ड्रेसेस पहने थे। वो आमना बेगम को इनकार कर देना चाहती थी, मगर उन सब की खुशी और एक्साइटमेंट से जगमगाते चेहरे देख वो इनकार नहीं कर पाई थी। ब्यूटिशियन उसकी सॉफ्ट सी स्किन पर अपनी महारत आजमाते उसके दोआशी हुस्न में मज़ीद निखार बख्श दिया था। रेड कलर के लहंगे में फुल मेकअप के साथ ज्वेलरी और गजरे पहने वो बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही थी। आज तो अदा साईं की बिल्कुल भी खैर नहीं है। नेहा दुल्हन बने होने के बावजूद उसे छेड़ने से बाज नहीं आई थी। नहीं, गलत बोल रही हो तुम। खैर, आज हमारी निगार की नहीं होनी हैदर अदा साईं के हाथों। अर्धशेर की कज़न की बीवी ने भी अपना हिस्सा शामिल किया था। अच्छा बस, अब आप लोग तंग मत करो मेरी बेटी को। आमना बेगम निगार को पजल होता देख उन सबको टोक गई थी। उन्हें अपनी शर्मीली सी नाजुक सी बहू कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। नीचे मेहमान आना शुरू हो चुके थे। कुछ ही देर में नेहा को भी नीचे ले जाना था। पूरा टाइम निगार की मतलाशी निगाहें हैदर को ढूंढती रही थी, मगर उसे वो कहीं दिखाई नहीं दिया था। निगार आमना बेगम के कहने पर नेहा को अपने साथ नीचे ले जाने आई थी। सब सीढ़ियां चढ़कर वो नेहा के रूम की जानिब मुड़ी ही थी जब उसे कमरे के मुखालिफ सिमत कदरे तारीख हिस्से में कोई साया सा नजर आया था। कौन है वहाँ? निगार इतनी सिक्योरिटी के बीच किसी के अंदर आने पर बुरी तरह खौफजदा हुई थी। उसने सबको बुलाना चाहा था। जब वो स्याह शाल में लपेटा वजूद उसकी जानिब बढ़ता उसके अल्फाज अंदर ही रोक गया था। सलाम भाभी जान, कैसी हैं आप? निगार जो बहुत मुश्किल से अपने खौफ पर काबू पाए खड़ी थी, उस शख्स की चादर से चेहरे हटाने के बाद निगार डर और खौफ के मारे अपनी चीखों का गला नहीं खोल पाई थी। पूरी हवेली में निगार के दिलखराश चीखों ने उन सब के दिल दहला कर रख दिए थे। सामने खड़ा जुनैद अपना ऐसा इस्तकबाल देख शर्मिंदा होकर रह गया था। उसकी भाभी उसे भूत समझ रही थी। निगार की चीखें सुनते सबसे पहले हैदर ही तड़प कर उस तक पहुंचा था। क्या हुआ मेरी जान, आप ठीक हो? आंखें बंद करके चीखें मारती कांपती निगार को कंधों से थामकर उससे पूछती हैदर एक कोने में खड़े जुनैद को नहीं देख पाया था। जब हैदर की मेहरबान आवाज़ सुनते ही निगार एक मिनट की भी देर किए उसके सीने में समा गई थी। उसको पूरा वजूद होले होले कांप रहा था। हवेली के बाकी अफराद भी घबराए से वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ भूत भूत है। निगार उसके सीने में ही सख्ती से मुंह दिए खड़े उसने हाथ के इशारे से जुनैद की जानिब इशारा किया था, जिस पर हैदर समेत सबकी निगाहें होंक बने जुनैद पर उठती पल भर के लिए साकत हुई थी। मगर अगले ही लम्हे वहाँ उठता कहकों का सैलाब निगार को हैदर के सीने से सर उठाने पर मजबूर कर गया था, जिस पर हैदर समेत सबकी निगाहें होंक बने जुनैद पर उठी पल भर के लिए साकत हुई थी। मगर अगले ही लम्हे वहाँ उठता कहकों का सैलाब निगार को हैदर के सीने से सर उठाने पर मजबूर कर गया था। उसने हैरत से देखा था। सब जुनैद को देखकर मुस्कुरा रहे थे, सिवाय हैदर के, जो मुसलसल उसे ही तके जा रहा था। ये निगार से बोलना दुश्वार हुआ था। ये सच है, जुनैद जिंदा है। उस पर हमला ज़रूर हुआ था, मगर अल्लाह का शुक्र है वो बाल बाल बच गया था। हैदर बोल रहा था जबकि निगार बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया था। बाकी सब भी माहौल की संगीनी को देख अब संजीदा हो चुके थे। आप सबने इतना बड़ा झूठ बोला, मैं इतना वक्त इतनी अजियत में रही। आपने अच्छा नहीं किया साईं। निगार आंखों में आंसू भरे दुख से बोलती हैदर को बेचैन कर गई थी। बाकी सब भी फिक्रमंदी से मामले को बिगड़ता देख रहे थे। किसी ने इस हवाले से तो सोचा ही नहीं था कि इंकिशाफ के बाद निगार कैसा रिएक्ट कर सकती है, उसे किस कदर बुरा लग सकता है। निगार, मेरी बात
हैदर ने उसे कुछ कहना चाहा जब वो नफ़ी में सर हिलाती वहाँ से निकलती चली गई थी। तुम बताकर नहीं टपक सकते थे, मेरी बीवी को इतना नाराज़ कर दिया। हैदर जुनैद की जाने मुड़ते उसे घूरते हुए बोला। अदा साईं, आई एम सॉरी, मैं तो सरप्राइज़ देने आया था। भाभी ने मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। क्या उनकी हवेली में भूत इतने हैंडसम होते हैं? जुनैद खुद को भूत कहे जाने पर अभी तक शौक की कैफियत में था। तुम्हारा इलाज ही यही है। हैदर उसे घूरता निगार के पीछे चला गया था, जबकि बाकी सब जुनैद को देख अपनी कब की कंट्रोल की हंसी उसकी जानिब उछालते उसका रिकॉर्ड लगाने लगे थे। अर्धशेर हवेली से जा चुका था, जिसके बाद समारा को किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। जो कभी परेशानी से टहलने लग जाते थे तो कभी इस तरह आपके कैफियत में बैठे अर्धशेर के फ़ोन का इंतज़ार करने लग जाती। उसे न जाने क्यों बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। कुछ गलत होने के एहसास से उसका दिल बैठा जा रहा था। वो अर्धशेर को कई बार फ़ोन मिला चुकी थी, जो बंद देख वो मज़ीद ज़्यादा बेचैनी का शिकार हो रही थी। मैम प्लीज़ अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा, थोड़ा सा खाना खा ले। कब से खुद को हल्कान कर रखा है। सलमा खाना लेकर उसके करीब आते फिक्रमंदी से बोली। वो देख रही थी कि समारा की हालत कितनी ख़राब थी। अर्धशेर के ख़तरे में होने के ख्याल से उसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। सलमा उसके करीब खाना रख कर पलटे ही थी जब सकीना चेहरे पर परेशानी के तासुरात सजाए समारा के करीब आई थी। क्या हुआ सकीना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक है। समारा किसी अनहोनी के एहसास से अपनी जगह से उठती उसके करीब आई थी। बीबी साईं वो। सकीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए समारा को। जल्दी बोलो सकीना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। समारा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब उसी लम्हे सकीना का मोबाइल दोबारा से बज उठा था। समारा ने जल्दी से उसके हाथ से मोबाइल लेकर ऑन करते कान से लगाया था। जी तो वडेरनी साहिबा, कैसी हैं आप? मुझे तो लगा था बहुत मोहब्बत करती हैं आप अपने वडेरा साईं से, मगर उन्हें मरने के लिए अकेला भेज दिया। ये कैसी मोहब्बत है आपकी? चले, शोहर से तो ऐसे मतलब की मोहब्बत भी की जा सकती है, मगर माँ बाप उनसे तो हर इंसान को सच्ची ही मोहब्बत होती है। हमीद मक्सी अर्धशेर की मुलाजमा को ब्लैकमेल करने में कामयाब होता अब अपना अगला दाव खेल रहा था, मगर वो जैसे जैसे बोल रहा था समारा को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। इस बकवास का क्या मतलब है? समारा का दिल चाहा था फ़ोन बंद कर दे। वह समझ गई थी कि हमीद मक्सी अर्धशेर तक नहीं पहुंच पाया और अब अपना दूसरा हरबा आजमाना शुरू कर चुका था। समारा को अपने कब्जे में लेकर अर्धशेर को कमज़ोर करना चाहता था। मतलब ये कि आपके शौहर नामदार सिर्फ आपके और अपनी माँ की सिक्योरिटी में हलकान होते, अपने ससुराल वालों को तो भूल ही गए। वो लोग इस वक्त मेरे मेहमान बन चुके हैं। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, तुम्हारी दो जवान खूबसूरत बहनें मेरे कब्जे में हैं। अगर इन्हें ज़िंदा देखना चाहते हो तो अभी और इसी वक्त हवेली से निकलकर मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाओ। ऐसा ना हो अपने शौहर पर इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें नहीं डूबे और तुम्हें अपने माँ बाप और बहनों की ज़िंदगियों से हाथ धोने पड़ जाए। और एक आखिरी बात, मेरे खबरी तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं। अगर अर्धशेर से रब्ता करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे माँ का भेजा उड़ाने में मुझे 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। फ़ोन बंद हो चुका था, मगर समारा साईं साईं करते दिमाग के साथ अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पाई थी। उसके करीब खड़ी सलमा भी सब कुछ सुन चुकी थी, जबकि वहाँ मौजूद सकीना ज़िंदगी में पहली बार अर्धशेर से गद्दारी करने पर नदामत से सर झुकाए खड़ी थी। अर्धशेर ने उन सबको ऐसा कुछ भी करने से सख्ती से मना कर रखा था। वो हमीद मक्सी की ज़हनियत से अच्छी तरह वाकिफ़ था, मगर सकीना आज पहली बार अपने मालिक की हुक्म अदौली करते उसे धोखा दे चुकी थी, क्योंकि इस वक्त उसका इकलौता बेटा हमीद मक्सी के कब्ज़े में था, जिसने उसे साफ तौर पर धमकी दी थी कि अगर उसने बात ना मानी तो वो लोग उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बीबी साईं, मुझे माफ़ कर दें, वडेरा साईं के मना करने के बावजूद मैंने ऐसा किया। मैं मजबूर थी बीबी साईं, आप इसकी बात मन माने, ये बहुत घटिया इंसान है। आप वडेरा साईं से रब्ता करना चाहें तो कर सकती हैं, मैं इसे नहीं बताऊंगी। सकीना इस वक्त शदीद अज़ियत के ज़ेर असर थी। एक तरफ अगर बेटा था तो दूसरी जानब बहुत ही ख्याल रखने वाला मेहरबान वडेरा, जिसने आज तक उसकी न जाने कितनी बार मदद की थी, उनके बेटे का इलाज करवाया था, उन्हें फाकों से बचाकर अपने पास नौकरी दी थी, और आज वो ना चाहते हुए अपने पैरों तले वो सारे एहसान रोल गई थी। सुमायरा ने सकीना की हालत समझते उसे कुछ नहीं कहा था, मगर इस वक्त उसकी अपनी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। वो कई बार अर्धशेर का नंबर मिला चुकी थी, मगर अर्धशेर का कोई अता पता नहीं था। मैं उन चारों की ज़िंदगी पर कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ अमित मकसी अर्धशेर से भी ज़्यादा मुझसे नफरत करता है और मुझे जान से मारना चाहता है। अगर मेरे मरने से अर्धशेर और मेरे घर वाले महफूज रहते हैं तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। समारा अर्धशेर की ही शाल उठाकर अपने गिर्द अच्छे से लपेटती सकीना को खुफिया रास्ता खुलवाने का इशारा करती वहाँ से निकल गई थी।
साईं मदद करे, साईं खुदा के लिए मदद करे, समारा बीबी, साईं की जान को ख़तरा है, वो अभी अभी निकली हैं, हमीद साईं उन्हें मार देंगे। अल्लाह बख्श मक्सी जो अर्धशेर के पीछे जाने के लिए अपने कमरे से निकले थे, सकीना के यूं आकर पैर पकड़ने पर उनके कदम ज़मीन पर जकड़े जा चुके थे। क्या बोल रही हो तुम? अर्धशेर की बीवी तो हवेली में ही थी ना, फिर कहाँ और क्यों गई वो? अल्लाह बख्श मक्सी भी परेशान होते बोले थे। अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो अर्धशेर उनसे मज़ीद दूर हो जाता, उन्हें किसी भी कीमत पर समारा को बचाना था। साबर, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें अर्धशेर की बीवी को कुछ नहीं होने देना है। अल्लाह बख्श मक्सी अर्धशेर को फ़ोन मिलाने के साथ साथ गाड़ी में बैठते समारा के पीछे निकल चुके थे। अर्धशेर ने हर तरफ अपने आदमी फैला दिए थे। वो किसी भी कीमत पर आज हमीद मक्सी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। वो इस वक्त जिस गांव में मौजूद था वहां सिग्नल्स न होने की वजह से समारा को लेकर उसकी बेचैनी मजीद बढ़ गई थी। मगर इस वक्त वो पूरी तरह हमीद मक्सी पर फोकस किए उसे आज किसी सूरत बख्शने का इरादा नहीं रखता था। सही हमीद मक्सी का पता चल गया, वो वहाँ उसकी कोठी में छुपा है। गुलरेज के आकर बताने पर अर्धशेर और बाकी सब गाड़ियों में बैठते उस कोठी की जाने बढ़ गए थे, जिसके आसपास कोई और घर मौजूद न होने की वजह से वो आसानी से उसे पकड़ सकते थे। अर्धशेर ने अपने कुछ आदमियों को इर्द गिर्द बने मट्टी के टेलों के पीछे छुपने का हुक्म दिया था। वो जानता था कि हमीद मक्सी भी खुद को बचाने के लिए पूरी तरह हाथ पैर मारेगा। वो लोग अभी कोठी से थोड़ी दूर ही थे जब उस घर के पिछले हिस्से से दो गाड़ियां मट्टी की गर्द उड़ाती फुल स्पीड में बाहर निकली थी। हमीद मक्सी को अर्धशेर के खुद तक पहुंच जाने की खबर मिल चुकी थी, मगर वो समारा के पहुंचने से पहले अर्धशेर के मुकाबिल नहीं आना चाहता था। वो जानता था अर्धशेर जितने गुस्से में उसकी एक भी सुने बगैर उसे ऊपर पहुंचा देगा। मगर अर्धशेर के वहां छुपे गार्ड ने हमीद मक्सी की गाड़ियों के टायर पर फायर करते उन्हें मजीद आगे नहीं जाने दिया था। गाड़ियां वहीं रेत में फंस गई थी। कुछ ही लम्हों में अर्धशेर की 5 गाड़ियों ने हमीद मक्सी को घेर लिया था। अल्लाह बख्श मक्सी उसके अर्धशेर के खिलाफ इरादे जानकर पहले ही उससे अपने गार्ड ले चुके थे, इसलिए हमीद मक्सी अर्धशेर के गार्ड्स का मुकाबला करना बेवकूफ़ी करता तक गाड़ी से निकल आया था। अब बस उसे अर्धशेर का मजीद थोड़ा सा टाइम ज़ाया करके समारा के वहाँ पहुँचने का इंतज़ार करना था। तो आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। हमीद मक्सी का तकब्बुर अभी भी कायम था। मौत के दहाने पर पहुँच भी उस शख्स के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी और एहसास गुनाह नहीं था। अर्धशेर उसकी मकरू सूरत देख खुद पर काबू नहीं रख पाया था। उसके सामने अपने माँ बाप के हंसते मुस्कुराते चेहरे घूमने लगे थे, जिन्हें इस शख्स ने बर्बाद कर दिया था। अर्धशेर हमीद मक्सी पर घोंसे और मुक्कों की बरसात करता उसका हाल बेहाल कर गया था। हमीद मक्सी उसके कसरते वजूद के वार को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसका चेहरा लहू लहान हो चुका था। किसी ने भी अर्धशेर को रोकने की कोशिश नहीं की थी। जब कुछ देर वहां गाड़ी आती को देख अर्धशेर समेत बाकी सब भी उस जानिब मतवज्जो हुए थे। हमीद मक्सी के जख्मी चेहरे पर आती मुस्कुराहट अर्धशेर को कुछ गलत होने का एहसास दिलाने लगी थी। क्या हुआ वडेरा से? लगता है बहुत हल्के में ले रहे थे आप मुझे। हमीद मक्सी खुद को अर्धशेर से आज़ाद करवाता उसका ध्यान गाड़ी की जानिब दिलवा गया था, जिसका दरवाज़ा खुलता देख अर्धशेर को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। उसकी ज़िंदगी हमीद मक्सी के आदमी के बंदूक की नोक पर थी। अर्धशेर साकत होते निगाहों से अपनी शाल में लिपटी खड़ी अपनी बीवी को देख रहा था, जिसके सर पर रखी बंदूक उसका खून खौला गई थी। हमीद मक्सी बहुत अच्छे से उसे समझ चुका था कि यही एक शय उसे कमज़ोर कर सकती थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को यहाँ लाने की? अर्धशेर बंदूक निकाल कर उसके कनपटी पर रखते ठाड़ा था। उसकी कहर बरसाती निगाहें समारा पर भी उठ रही थी, जिसने आज भी उसकी बात ना मानकर उस पर एतबार नहीं किया था और खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल चुकी थी, जबकि समारा भी सामने के हालात देख शदीद शौक में मुब्तला हुई थी। वहाँ उसके पेरेंट्स का तो नामो निशान नहीं था। उसे एक लम्हा लगा था सारा मामला समझने में और अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर पाए थे। अर्धशेर की लाल होती आंखों से उसे बेतरह खौफ महसूस हुआ था। उसका पथरीला चेहरा बता रहा था कि इस वक्त वो किस कदर गुस्सा है। अपने आदमी को यहाँ से हटा दो और हथियार फेंक कर खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी बीवी का काम तमाम करने में मेरे आदमी को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हमीद मक्सी ने अर्धशेर के चेहरे का सफ़ेद पट्टा रंग देख उसकी हालत से हंस होते कहा था। मैंने पहले दिन ही समझाया था तुम्हें, ये औरत एक फितने से ज़्यादा कुछ नहीं है। अर्धशेर मक्सी, देखो कैसे एक लम्हे में इस लड़की ने तुम्हें झुकने पर मजबूर कर दिया है। हमीद मक्सी की बकवास पर ध्यान दिए बगैर अर्धशेर ने अपने आदमी को इशारे से गाड़ियाँ पीछे ले जाने को कहा था। समायरा का दिल इस वक्त चाहा था कि पास खड़े शख्स से खुद ही बंदूक छीनकर खुद को ख़त्म कर ले। उसे अर्धशेर ने कितना समझाया था, बार बार मना किया था, मगर वो अपने जज्बातीपन में अपने साथ साथ अर्धशेर को भी खतरे में झोंक गई थी और शायद निगहत बेगम को भी।
اردشیر: نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، یہ شخص مجھے کسی حال میں زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ کے ایسا کرنے پر یہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، پلیز اردشیر آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ سمائرہ اردشیر کو حمید مکسی کی بات ماننے سے منع کرتے بولی تھی، مگر اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر اردشیر اپنے گارڈز کو وہاں سے ہٹا چکا تھا۔ سمائرہ کا دل آنے والے خطرے کا سوچ ڈوبتا جا رہا تھا، وہ اردشیر کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور اردشیر اس کی خاطر بنا ایک پل کے لیے بھی سوچے خود کو خطرے میں ڈال چکا تھا۔ اب ہم دونوں تمہارے قبضے میں ہیں، میری بیوی کو میرے پاس آنے دو۔ اس نے اپنی گن بھی حمید مکسی کے ہاتھ میں دیتے خود شام نگاہوں سے سمائرہ پر گن تانے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ حمید مکسی ساری سچویشن اپنے کنٹرول میں آتے دیکھ بہت خوش تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسی وقت ان دونوں کو گولیوں سے اڑا دے، مگر ابھی وہ اردشیر مکسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، پہلے اس کے نام پر موجود ساری جائیداد اپنے نام کروانی تھی۔ اردشیر کو خالی ہاتھ سمجھ کر حمید مکسی یہی سمجھا تھا کہ اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اس لیے سر کے اشارے سے اردشیر پر گن تانے اپنے آدمی کو اسے سمائرہ کے پاس لے جانے کو کہا تھا، اور یہی اس نے سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ اردشیر اپنی بیوی کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیتے پوری طرح سے سکون میں آ چکا تھا۔ "I'm sorry" سمائرہ اس کے چوڑے مضبوط سینے میں منہ چھپاتی کمزور سی آواز میں بولی تھی، "اس غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے"۔ اردشیر کو اس وقت سب سے زیادہ غصہ سمائرہ پر ہی آ رہا تھا، جو خود کو خطرے میں ڈال گئی تھی۔ اس کی سرد و سپاٹ آواز کانوں میں ٹکراتی سمائرہ کو اس سے مزید خوف زدہ کر گئی تھی۔ "گاڑی میں بیٹھو"۔ حمید مکسی انہیں کہنے کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ جب اردشیر ان سب کو ذرا سی دیر کے لیے بھٹکتا دیکھ سمائرہ پر گن تانے کھڑے شخص کو ایک پیٹ میں ایک زوردار کک وصول کرکے اس سے گن چھینتا اسے منہ کے بل نیچے پھینک گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ باقی لوگ کچھ سمجھ پاتے، اردشیر نے اپنے ارد گرد کھڑے گارڈز پر گولیاں چلا دی تھیں۔ "سمائرہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو"۔ اردشیر کے دور کھڑے گارڈ اسے دیکھ کر جلدی سے آگے آئے تھے، جبکہ حمید مکسی نے یہ سب ہوتا دیکھ بنا سوچے سمجھے اردشیر کے ساتھ لگی سمائرہ پر گولی چلا دی تھی۔ اردشیر جلدی سے سمائرہ تک پہنچا تھا، مگر اس سے پہلے ہی گولی سمائرہ کے وجود میں پیوست ہوتی اسے ہوش و خرد سے بے گانہ کر گئی تھی۔ اردشیر نے اس کے بے جان ہوتے وجود کو اپنی گرفت میں لیتے حمید مکسی پر گولی چلانی چاہی تھی، مگر اس کے پستول میں گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اردشیر سمائرہ کے آگے جھکا اسے پروٹیکٹ کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ حمید مکسی گاڑی کے پیچھے سے نکل کر اردشیر پر گولی چلاتا، وہاں آتے اللہ بخش مکسی نے اس پر فائل کھول دیے تھے۔ حمید مکسی نے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اردشیر نے بھی پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا، جو بھیگی آنکھوں کے ساتھ حمید مکسی کی بے جان ہوتے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ حیدر نے گارڈ سے کتنی بار بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر وہ کمرے کا دروازہ کھولنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ نیہا کے نکاح کی رسم شروع ہونے کی وجہ سے حیدر کو نیچے آنا پڑا تھا۔ جب کچھ دیر بعد اسے ریڈ لہنگے میں ملبوس وہ سیڑھیاں اترتی نظر آئی تھی، روئی رہی آنکھوں کے ساتھ وہ حیدر کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اسے اس طرح سجا سنورا دیکھ رہا تھا، وہ آج اس کے لیے تیار ہوئی تھی، اور اس نے اسے خود سے ناراض کر دیا تھا۔ حیدر سے اس کے سہانے روپ سے نظریں ہٹانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جہاں نگار اس کی یہ بے باکی دیکھ پزل ہو رہی تھی، وہیں باقی سب لوگ حیدر کی اس دیوانگی پر مسکرا رہے تھے۔ نگار سے اس کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، وہ سب لوگ جانتے تھے کہ حیدر نے بنا کوئی امید ہوتے اس کا اتنے سال انتظار کیا تھا، اور اب وہ کیسے نہ سرعام اپنی اس محبت کا اظہار کرتا۔ "کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں"؟ نگار سب سے خفا سی الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، جب حمزہ گلا کھنکھارتا اس کے قریب آیا تھا۔ "نہیں"۔ نگار اسے پوچھنے کے ساتھ ہی پاس رکھی کرسی پر بیٹھتا دیکھ جلدی سے بولی تھی، جبکہ اس کے دو ٹوک انداز پر حمزہ اپنا سا منہ لیے وہیں کھڑا رہا تھا۔ "بھابھی، میں نے تو آپ کی نرم مزاجی کی بہت مثالیں سنی ہیں، اب آپ پلیز اپنے اکلوتے دیور کے ساتھ ایسا ظلم تو مت کریں، ایک بار بات سن لیں اس مسکین انسان کی، پھر جو سزا دینی ہو بے شک دے دیجیے گا"۔ جنید اس کے قریب ہاتھ باندھے کھڑا مؤدبانہ لہجے میں بولتا، نگار کے ہونٹوں پر خفگی کے باوجود مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ یہاں کے مرد جس طرح عورتوں کو عزت دیتے تھے، نگار کے دل میں ان سب کے لیے بہت عزت تھی، اور ساتھ ہی حیدر کے لیے اس کی محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہی تھا جس کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا تھا، اسے زندگی گزارنے کی بہت خوبصورت وجہ دے دی تھی۔ وہ حیدر سے صرف اس وجہ سے خفا تھے کہ اس نے اتنے ٹائم سے ساتھ ہونے کے باوجود اسے اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ اتنا ٹائم صرف اسی گلٹ میں نکال گئی تھی کہ اسے ونی کی صورت حیدر کے سر پر مسلط کیا گیا ہے۔ سب لوگ اس بات سے واقف تھے، ایک وہی سب کے آگے بیوقوف بن کر پھرتی رہی تھی۔ "کیا اب میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں"؟ اسے مسکراتے دیکھ جنید کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، ورنہ اسے مزید خفا کرنے پر حیدر نے بنا کچھ پوچھے اسے ویسے ہی گولی سے اڑا دینا تھا۔ "بیٹھ سکتے ہیں"۔ نگار نے احسان عظیم کرتے اسے اجازت دے دی تھی۔
یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا سب سے بڑا ذمہ دار میں ہوں۔ سارا میرا پلان تھا۔ اس میں ہم نے بعد میں ادا سائیں کو شامل کیا کیونکہ ان کے بغیر اس پلان کا کامیاب ہو پانا ناممکن تھا۔ آج سے 6 سال پہلے آپ کو پہلی نظر دیکھ کر ہی آپ سے شدید محبت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ آپ کو حاصل کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ آپ کے بغیر انہیں اپنی زندگی ادھوری لگنے لگی تھی۔ ان کے سوشل سرکل میں لڑکیاں ان کی دیوانی تھیں، ان سے شادی کرنے کی خواہش مند تھیں، مگر وہ صرف اور صرف آپ کے دیوانے تھے۔ انہوں نے آپ کا رشتہ بھی بھجوایا تھا، جس کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان اصل دشمنی کا آغاز ہوا تھا۔ آپ کے فادر حمید مکسی نے اس بات کو انا کا مسئلہ بناتے بہت فساد کھڑا کیا تھا۔ 1-2 بار تو ادا سائیں پر انہوں نے حملہ بھی کروایا تھا۔ ان کی اتنی نفرت بھی ادا سائیں کے دل سے آپ کی محبت کم نہیں کر پائی تھی۔ ادا سائیں نے آپ کے وڈیرے اردشیر مکسی سے بھی اس معاملے میں بات کی تھی۔ انہیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ اردشیر مکسی اپنے دادا جان اور چچا کی طرح نہیں تھے۔ وہ خود بھی آپ کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ آپ کے فادر ان کا فیصلہ سنتے ہی انکار کر دیں گے۔ اس لیے ہم نے مل کر یہ بیچ کا راستہ نکالا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کے والد کی گاڑی پر فائرنگ کروائی تھی، اس طرح کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ حکم بھی ادا سائیں کا تھا اور جو ناگہر انہوں نے اپنے مزاروں پر ڈھا رکھا تھا۔ میرا تو دل چاہا تھا لگے ہاتھوں سب غریب مسکین لوگوں کو ان سے چھٹکارا دلوا دوں۔ خیر، میرے حملہ کرنے کے اگلے دن ہی انہوں نے میری گاڑی پر اپنے آدمیوں سے جان لیوا حملہ کرتے 20 کے قریب گولیاں چلائی تھیں اور ساتھ ہی میری گاڑی کو آگ لگا دی گئی تھی تاکہ میں کسی قیمت پر بچ نہ سکوں۔ خیر، میں گاڑی میں ہوتا تو کچھ ہوتا مجھے۔ اس حادثے کے بعد میں کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو گیا تھا، جس کے بعد کی ساری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ میرے اس جینیس پن کے بغیر آپ دونوں کا ملاپ ممکن نہیں تھا۔ اب اپنے اس معصوم اور پیارے سے دیور سے خفا ہونے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے میٹھی سی کھیر بنا کر دیں۔ اتنا اچھا دیور قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ جنید بات پوری کرتا آخر میں اپنے کالر اٹھاتے فخریہ انداز میں بولا تھا، اور اگر یہ ساری کہانیاں آپ کے ادا سائیں مجھے پہلے سنا دیتے تو کیا جاتا ان کا۔ نگار نے اب کی بار اس سے نرم لہجہ اختیار کیا تھا۔ ادا سائیں کو اسی بات کا ڈر تھا کہ آپ ان سے خفا ہو جائیں گے، اسی لیے انہوں نے آپ کو نہیں بتایا۔ سب کو ڈرا کر رکھنے والے اس خاندان کے سب سے ہونہار اور غسیلے سپوت صرف آپ سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، ادا سائیں کو منانا بالکل بھی نہیں آتا۔ کوئی ان سے خفا ہو جائے تو ان کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے، یا تو وہ خود اس سے خفا ہو جاتے ہیں یا پھر مزید ڈانٹ دیتے ہیں۔ اب اصل مزہ تو تب آئے گا جب وہ آپ کو منائیں گے، کیونکہ اب وہ اپنے پہلے والے حربے تو آپ پر کسی صورت نہیں آزمائیں گے۔ ویسے اس تیفر کا پرخلوص مشورہ ہے آپ کا کہ اتنی جلدی راضی مت ہوئیے گا ان سے۔ ہم سب کو لٹو کی طرح گھما کر رکھا ہوا ہے انہوں نے، ذرا آپ بھی تو ہمارے کوئی بدلے لیں ان سے۔ جنید کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حیدر نے پیچھے سے آ کر اس کا کان اتنی زور سے پکڑا تھا کہ آس پاس کے ٹیبلز پر بھی اس کی چیخیں سنائی دی تھی۔ کیا بول رہے ہو میری بیوی کو میرے خلاف؟ حیدر کو وہاں آتا دیکھ نگار کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ بلیک قمیض شلوار میں اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ نگار نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے بمشکل نگاہیں پھیری تھیں۔ حیدر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا تھا، جس پر نگار اپنی ناراضگی برقرار رکھتے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کیا پٹیاں پڑھائی ہیں میری بیوی کو میرے خلاف؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ غصے میں نظر آ رہی ہے۔ حیدر اس کے یوں اٹھ جانے پر جنید کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ہم دونوں کی دوستی ہو چکی ہے، بھابھی کو شاید آپ کا میرے پہ یہ کیا جانے والا تشدد برا لگ گیا ہے۔ جنید نے اپنا لاڈ پڑتا کان سہلاتے جواب دیا تھا۔ اپنی بکواس کو ذرا کنٹرول میں رکھو، وہ پہلے ہی مجھ سے بہت زیادہ خفا ہے۔ اگر مزید ہوئی تو میں نے خود تمہیں اٹھا کر حمید مکسی کے آگے پھینک آنا ہے۔ حیدر کی نگاہیں پوری طرح سے نگار پر جمی ہوئی تھی، جو اب باقی سبھی گھر والوں کے ساتھ صلح کر چکی تھی سوائے اس کے، جبکہ اس کی دھمکی سن کر جنید قہقہ لگائے بنا نہیں رہ پایا تھا، اور اسے نگار کی جانب متوجہ دیکھ وہ دل ہی دل میں ان کی یہ خوبصورت جوڑی سلامت رہنے کی دعا کر گیا تھا۔ سب خواتین کے بیچ کھڑی نگار نے متلاشی نگاہوں سے حیدر کو ڈھونڈنا چاہا تھا، جو اسے ایک فون پر بات کرتا باہر کی جانب جاتا دکھائی دیا تھا۔ اس سے شدید لگاؤ ہونے کے باوجود نگار اسے اپنے آس پاس دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ اسے یوں جاتا دیکھ نگار کو محفل کا رنگ پھیکا پڑتا دکھائی دیا تھا۔ اردشیر سمارا کو فوراً ہاسپٹل لے آیا تھا، جہاں اس کا فوری ٹریٹمنٹ کر کے گولی تو نکال دی گئی تھی، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اردشیر کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی ہے، مگر اردشیر کے دل کو کسی طور چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ بس جلد از جلد سمارا کو ہوش میں دیکھنا چاہتا تھا۔ البش مکسی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارنے والی بات نے ان کے دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات کیے بغیر خود کو کمرے میں بند کر چکے تھے۔
निखत बेगम और समायरा के घर वालों तक इत्तला पहुंचा दी गई थी। समायरा के घर वाले पहुंच चुके थे। अर्धशेर को समायरा के रूम के बाहर खड़ा था जब उसकी नज़र कॉरिडोर के दरवाजे की जानब बैठी थी और फिर वापस पलटना भूल गई थी। वहां से चल के आती अपनी माँ को आज इतने सालों बाद अपने सामने देख अर्धशेर की आंखें शिद्दत सबसे लाल हुई थी। इसे वो एक एक पल याद था। उसने अपनी ज़िंदगी के खुश और गम के लम्हात में अपनी माँ को अपने करीब देखना चाहा था। उनकी मेहरबान गोद में सर रखकर उनकी ममता की गर्मी को महसूस करना चाहा था। बचपन में वो कितना तड़पता था अपनी माँ के लिए, मगर उसे उसकी माँ के हवाले से जो शर्मनाक सच बताया गया था वो जानने के बाद अर्धशेर को माँ नाम के लफ्ज़ से ही शदीद नफरत हो गई थी। दुनिया की हर औरत में अपनी माँ का अक्स तलाशता वो एक लम्हे से नफरत करने लगा था। मगर इतने सालों बाद उनका सच जानकर अर्धशेर को अपने आप से ज़्यादा गुनहगार लगने लगा था। उसके अंदर का गिल्ट उसे जीने नहीं दे रहा था। उसका गुस्सा, अकड़ और अलाबश मगज़े का पोता होने का गरूर थरे का थरा रह गया था। निखत बेगम को अपने करीब आते देख उनकी जानिब नहीं बढ़ पाया था। उसके कदमों ने उसका साथ नहीं दिया था और ना ही वो खुद को उस काबिल समझ पा रहा था। मेरा बच्चा, क्या अब भी नफरत करते हो अपनी माँ से? उसके मुकाबिल पहुंचते निखत बेगम भी के लहजे में बोलती उसे नदामत और अजियत की अथाह गहराइयों में धकेल गई थी। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ा था और उनके आंसू पूछते उन्हें अपने सीने में भींच गया था। निखत बेगम इतने सालों का इंतजार आज खत्म हो जाने पर फूट फूट कर रोती थी। उन्हें इस सब के लिए कितना इंतजार किया था। वो अपनी जिंदगी में एक बार अपने बेटे के सीने से लगकर अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। आज उनकी मांगी हुई सारी दुआएं कबूल हो गई थी। उनकी सारी अज़ियतें तकलीफ़ें अपने बेटे को गले लगाते ही धुल गई थी। कितनी ही देर वो अपने सीने से लगाए खड़ा उनकी पेशानी चूमता रहा था। अपने इस नाफरमान और नालायक बेटे को माफ़ कर दें। इतने साल आपको इतनी अज़ियत में रखा। आपने कई बार कोशिश की मगर मैंने हर बार। अर्धशेर की आंखों से आंसू टूटकर गाल पर फिसला था। निखत बेगम नफ़ी में सर हिलाती उसके चेहरे के एक एक नश को चूमने लगी थी। उनकी ममता की प्यास बुझाई नहीं बुझ रही थी। उसका कामता वजूद और भीगता चेहरा बता रहा था कि उन्होंने जुदाई की ये इतने साल किस कदर अज़ियत में तड़पते गुजारे थे। नहीं बेटा, आपका कोई कसूर नहीं है। आप खुद को तकलीफ मत दें। आपका किसी भी बात में कोई कसूर नहीं है। एक 5 साल का बच्चा उसकी बात ही मानेगा ना, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी परवरिश की। आपको मेरे बारे में जो बताया गया उस पर आपका यकीन करना एक फितरी अमल है। आप प्लीज़ उसके लिए खुद को इल्ज़ाम मत दें और उस तलख़ माज़ी को भूल जाएं। मैं अपनी बच्ची बाकी ज़िंदगी अपने बेटे और बहू के साथ हंसी खुशी गुजारना चाहती हूँ, जिसमें पिछले दिनों की परछाई तक ना हो। समायरा, कैसे हैं आप? क्या मैं अपनी बच्ची से मिल सकती हूँ? निखत बेगम की बात मोहब्बत से सुनते आखिर में उसके समायरा के जिक्र कर देने पर अर्धशेर की भवें गुस्से से तन गई थी, जो निखत बेगम ने एक सेकंड में नोट किया था। क्या हुआ? आप नाराज़ हो समायरा से? निखत बेगम को सलमा उन दोनों के हर रोज़ के होते लड़ाई झगड़ों से आगाह कर चुकी थी। वो अर्धशेर के एक्सप्रेशन से ही समझ गई थी कि फिर कोई गड़बड़ हुई है। आपकी बहू मेरी बात नहीं सुनती। हमेशा मेरे कहे के खिलाफ जाना उसकी आदत बन चुकी है। उसकी हर गलती माफ़ कर सकता हूँ, मगर आज जो वहाँ पहुँच उसने गलती की, उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसे होश आ गया। आप जाकर मिल लें उससे। अर्धशेर की आंखों में समायरा के लिए मोहब्बत और गुस्सा एक साथ देख वो धीरे से मुस्कुरा दी थी। उन्हें बेख्तियार अर्धशेर के बाबा की याद आई थी, जो ऐसे ही बेपनाह मोहब्बत तो करते थे, मगर उनके अंदर दौड़ता वटेरों का खून जब जोश मारता था तब वो भी ऐसे ही सख्त दिल हो जाया करते थे। ओके, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं अपना बेटा इस नाराज़गी में हक बचाने लगा था, इसलिए उसे फोर्स किए बगैर वो अंदर की जानिब बढ़ गई थी, जहाँ से समायरा के पेरेंट्स उसे मिलकर निकल रहे थे। मामा। समायरा, जो दरवाज़ा खुलने पर अर्धशेर की मुंतज़िर थी, निखत बेगम को देख उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। उनके यहाँ मौजूदगी का मतलब था कि उनके और अर्धशेर के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है। कैसी है मेरी गुड़िया? निखत बेगम बेड पर तकियों के सहारे बैठी समायरा के करीब आते उसकी पेशानी चूमते बोली। आपको देखकर बिल्कुल ठीक हो गई। आप जानते नहीं आपको यहाँ देख मैं कितनी खुश हूँ। समायरा उनका हाथ थामकर होंठों से लगाते हुए बोली। उसके दाएं बाजू पर गोली लगी थी, मगर गोली छूकर गुजर जाने की वजह से ज़्यादा जख्म गहरा नहीं आया था। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया मेरा बेटा। मुझे वापस लौटाने के लिए बहुत शुक्रिया। निखत बेगम उसका हाथ थामे बैठी मशकूर लहजे में बोली थी। मगर आपका वो अकड़ू बटेरा बेटा तो मुझसे बहुत सख्त नाराज़ है। एक बार भी मिलने नहीं आया मुझे। ये बात करते समायरा की आंखों में नमी उतर आई थी।
बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। तुम्हें उस जगह गोलियों के बीच खतरे में देख उसके दिल पर जो बीती अभी तक भूल नहीं पाया। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी, मगर ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो फिक्र और मोहब्बत तुम्हारे लिए अपने बेटे की आंखों में देखी है, मुझे हो रहा है यकीन ज़्यादा देर तुमसे खफा नहीं रह पाएगा। निगहत बेगम ने उसके आंसू साफ करते उसे तसल्ली दी थी, मगर समारा उसके गुस्से की शिद्दत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी यह नाराज़गी उसे हर तरह से महंगी पड़ने वाली थी। उसका वडेरा सही उसे इतनी आसानी से बख्शने वाला नहीं था। समाइला उसके गुजरे गुस्से पल याद करती जी जान से लरस उठे थे। उसका दिल आने वाले वक्त का सोचकर जोर से धड़क उठा था। साईं कहाँ है? निगार को हैदर उसके बाद नजर नहीं आया था, इसलिए वो कब से बेचैनी का शिकार होती आखिरकार बाहर आते हमजा से पूछ बैठे थे। वो तो नीचे बाबा और बाकी सबके साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं। भाभी आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अदा साईं को बुलाना है क्या? हमजा उसकी सर सूरत देख जल्दी से बोला था। अरे वो देखें, अदा साईं भी आ गए। आपको भाभी याद कर रही थी। हैदर को फ़ोन पर बात करते सीढ़ियाँ चढ़ता देख हमजा ने जल्दी से उस जानिब इशारा किया था, जबकि निगार हमजा की इन जल्दबाजों पर उससे घूर कर रह गई थी। क्या हुआ? हैदर ने फ़ोन कान से लगाए बगैर सवालिया नज़रों से दोनों की जानिब देखा था। अदा साईं आपकी बेगम आपको याद कर रही थी। हमजा अपना काम करता वहाँ से निकल गया था। जी बोले, क्या कहना है आपको? हैदर ने उसके दिलफरेब सरापे को पुरशौक निगाहों से देखते उससे पूछा था, जबकि निगार उसकी तवज्जो खुद से ज़्यादा मोबाइल पर देख खफगी का शिकार हुई थी। मुझे आपको ये बताना था कि आज रात मैं भी बाकी सब कजिन्स के साथ नेहा के कमरे में ही रहूँगी। निगार जो पहले नेहा को मना कर चुकी थी, अब हैदर को खुद को नज़रअंदाज करना उसे इतना बुरा लगा था कि वो पल भर में ही फैसला कर गई थी। ओके। हैदर उसे नॉर्मल लहजे में जवाब देता उसके पास से गुजरते आगे बढ़ गया था, जबकि उसके इतने आसानी से मान जाने पर निगार ने आंखें फाड़े हैरत और बेयकीनी से उसकी पुश्त को घूरा था। हाँ हुमा, तुम जल्दी पहुंचो, सुबह से तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। किसी को इस तरह इंतज़ार की सूली पर लटकाना बिलमुकाबिल पर बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। दूर जाते हैदर के फ़ोन पर बोले जाने वाले अल्फाज निगार के कानों से टकराते उसे अंदर तक जलाकर खाक कर गए थे। वो मुठियाँ भींचे कितनी ही देर वहाँ खड़ी रही थी। हैदर खान, इतना बड़ा धोखा? निगार कुछ देर वहीं खड़े गुस्से से जलती बनती नेहा के रूम में जाने के बजाय अपने रूम की जानिब बढ़ गई थी। जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खोलते वो अंदर दाखिल हुई थी, जहां सामने ही वो सोफे पर बैठा फोन कान से लगाए मुस्कुराता नजर आया था। यह मुस्कुराहट फोन पर मौजूद इंसान के लिए थी या किसी और वजह से निगार शदीद गुस्से में होने की वजह से अंदाजा नहीं लगा पाई थी। अरे, आप आ गई? आपने तो कहा था आप आज नेहा के रूम रहेंगी। हैदर फ़ोन कान से हटाता उसका लिबास की तरह होता लाल चेहरा देख बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाते बोला, मैं अपना ड्रेस चेंज करने आई हूँ। निगार फ़ौरन बहाना बनाती अपनी अलमारी की जानिब बढ़ गई थी। अलमारी का पल खोलते हुए उसके फ़ोन पर मज़ीद कोई बात करने के मुंतज़र थी, मगर उसे खामोश होता देख वो अलमारी में कपड़े इधर उधर करने लगी थी। क्या हुआ, आपको ड्रेस नहीं मिल रहा? मैं कोई मदद कर सकता हूँ? हैदर उसकी कैफियत से महफूज होता उसके लाल पड़ते रुखसार देखने के लिए उसके करीब आया था। नहीं शुक्रिया, मिल गया है। निगार उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा होने पर जल्दीबाजी में अपना ध्यान दिए सामने लटकती ब्लैक कलर की नाइटी उतार चुकी थी, जो हैदर ने उसके आने से पहले हैंग कर चुका था। निगार उसके करीब से हटती वॉशरूम की जाने बढ़ी थी, जब हैदर पहले उसका हाथ पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले चुका था। आप मेरी इजाज़त के बगैर चेंज नहीं कर सकती। हैदर उसे होले होले से अपने करीब लाता उसकी मनमोहनी सूरत को तकने लगा था। साईं, मेरा हाथ छोड़े। निगार निगाहें झुकाए नाराज़गी भरे लहजे में बोली थी, जबकि हैदर उसके यूं हाथ खींचने पर बिना उसे ज़रा सी भी मोहलत दिए अपने करीब खींच चुका था। निगाह सीधी उसके सीने से आन टकराई थी। बहुत आजमा लिया मेरे सब्र को माय लव, अब मज़ीद नहीं। हैदर ने हाथ बढ़ाते उसके सर पर टिका आंचल पीछे सरका दिया था, जो एक ही बार में कंधों से फिसलता नीचे जा गिरा था। निगार उसकी आंखों का रंग देख अपनी जगह काम कर रह गई थी। इस शख्स की शिद्दतें बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। साईं, आप छोड़े मुझे और जाए उसी लड़की के पास जिसके आने का इंतजार आपको सूली पर लटका रहा था। निगार को हैदर की मोहब्बत ने इतनी दलेरी बख्श दी थी कि वो अब उसके सामने खुलकर बोल पाती थी। हैदर उसका ये बदला रूप देख जी जान से निसार हुआ था। कौन सी लड़की? हैदर ने उसकी नथनी को छूते खुमारआलूद लहजे में पूछा था। साईं, निगार उसके सरसों की तपश अपने बेहद करीब महसूस करती उसका बाजू जकड़ गई थी।
जबकि हैदर अपनी नाजुक अंदाज बीवी का खौफ से काम तवज्जो देख मुश्किल अपने जज्बात पर काबू रखता पीछे हटा था। जवान सी बहाती अपने गुलाबी पड़ते नाक के साथ उसे मजीद बहका रही थी। आप उस लड़की को क्यों बुला रहे हैं? निगार की सुई अभी तक हुमा पर ही अटकी हुई थी। मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मेरा करीब आना उसे पसंद नहीं, तो फिर भी मैं किसी ऐसे इंसान का साथ चाहूंगा ना, जो मुझसे शिद्दत भरी मोहब्बत करे जैसे हुमा मुझसे करती है। हैदर उसके दिल के सरापे के वार ना सह पाता रुख मोड़ते बोला, जवाब जो अब बिना दुपट्टे के अपनी वजूद की नुमायां होती रनाइयों के साथ उसके दिल पर मजीद बिजलियां गिरा रही थी। उसकी बात के जवाब में कुछ देर के लिए दूसरी जानब खामोशी छा गई थी और फिर चंद सेकंड बाद पूरा कमरा निगार की सिसकियों से गूंज उठा था। निगार, आप रो क्यों रही हैं? हैदर को अंदाजा नहीं था निगार के मुंह से अपनी मोहब्बत का इजहार करवाने की खातिर बोला जाने वाला झूठ इतना भारी पड़ जाएगा। यहाँ बैठे और ये पानी पिए। हैदर उसे थाम कर सोफे पर बिठाकर उसके आंसू साफ करता उसके होंठों से पानी का गिलास लगा गया था, जो एक घूंट पड़ने के बाद निगार ने पीछे कर दिया था। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं साईं कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? आप जब निगाहों से ज़रा सा ओझल होते हैं मेरा दिल बेचैन हो उठता है। आपको ज़रा सी खफ की मेरी जान निकाल देती है। आप मेरे लिए क्या हैं आप कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। आपने अगर मुझे छोड़कर किसी और लड़की की जानिब देखा भी तो मैं मर जाऊंगी। आप सिर्फ मेरे हैं साईं, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। निगाह रोती बिलखती बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करते अपने सामने दो जानों बैठे हैदर के सीने से आने लगी थी। जबकि हैदर उसका इकरार सुनता खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगा था। मैं मजाक कर रहा था साईं की जान, मैं आपके अलावा किसी लड़की की जानिब देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जिस इंसान ने 6 साल आपको बिना मिले आपकी मोहब्बत में गुजार दिए, आप सोचें अब इतना टाइम आपके साथ रहने के बाद वो भला कैसे ऐसा कैसे कर सकता है। हुमा मेरी लाइफ में ना कभी आई है और ना ही आइंदा कभी आ सकती है। मेरी ज़िंदगी निगार हैदर खान पर शुरू होकर निगार हैदर खान पर ख़त्म होती है। उसके यूं से घुटने पर हैदर की जान पर बनाई थी। उसे अपने सीने में पीछे बोलता हुआ निगार के दिल से बहुत भारी बोझ सरका गया था। आपने फिर क्यों कहा? वो सब निगार मुंह में सुनते भीगी आवाज़ में पूछती। हैदर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखेर गई थी। इसलिए ताकि मेरी बीवी नेहा के रूम में जाने के बजाय मेरे पास आ जाए और मुझ गरीब को ये भी पता चल जाए कि वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करती है। हैदर अपनी जगह से उठते उसे अपने मुकाबिल खड़ा कर गया था। जबकि उसकी सारी बात समझते निगार का चेहरा खफत के मारे लाल हुआ था। वो समझ गई थी कि वो उसके हाथों बुरी तरह बेवकूफ़ बन चुकी है। आगे से हटे साईं, मुझे कपड़े तब्दील करने। निगार उसे अपने मुकाबिल दीवार बने खड़े देख सर झुकाए बोली थी, यार ये साईं के साथ अगर हैदर लगा तो क्या ही बात है। हैदर उसका रास्ता रोके अपनी ख्वाहिश इज़हार करते बोला था। जबकि निगार धक धक करते दिल के साथ हाथ में कपड़ों पर गिरफ्त मजीद सख्त कर गई थी। मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ साईं? हैदर की पुरशौक लो देती निगाहों की ताब ना ला पाते निगार का वजूद धीरे धीरे लरसने लगा था, जैसे सब बीवी अपने शोहर को बुलाती है। हैदर हाथ बढ़ाकर उसके बालों में लगे गजरे खोल चुका था। निगार की उठती गिरती पलकों का रक्स उसे अपना दीवाना बना रहा था। सही मुझे जाने दे। निगार उसकी बढ़ती शौकी पर घबरा कर उसे दूर धकेलती हुई वहाँ से निकली थी। ओके, मेरी पसंद का ड्रेस पहनकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिएगा। हैदर की बात पर वॉशरूम की जानिब बढ़ते निगार ने जैसे ही अपने हाथ में पकड़े लिबास की जानिब देखा, उसका चेहरा मारे हया के खून छिलकाने लगा था। उसके हाथ में स्लीवलेस सिल्क की नाइटी थी। निगार ने एक सेकंड की भी देर किए बगैर उसे किसी अछूत शय की तरह सोफे पर उछाल दिया था, जिसके जवाब में हैदर का छत पार कहकर रूम की फिजाओं को मुअत्तर करता उसे मजीद खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया था। क्या हुआ, चेंज नहीं करेंगे? हैदर उसके करीब पहुंचता उसके कान की नोक पर लब रखकर अपने दिल को सुकून बख्श दिया था। आप बहुत बुरे हैं साईं। हैदर के सीने पे दोनों हथेलियां जमाकर उसे दूर धकेलने की पूरी कोशिश करते निगार उसके ज़रा से खींचने पर उसके सीने से आने लगी थी। एक बार मौका तो दे, आपके सारे शिकवे ख़त्म कर देंगे। हैदर उसके कानों से एयरिंग उतार कर पर अपने लब रखते खुमार लहजे में बोलता आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुर्बत में डूबने लगा था। मुझे जाना है। निगार से खड़ा हो पाना नामुमकिन हुआ था। हैदर की जसारत उसकी जान निकाल रही थी। एक बार इस नाजुक मनकरियों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। हैदर उसके कप को पाते होंठों पर उंगली फेरते अपनी बात पर बजिद हुआ था। हैदर साईं आप। निगार अभी इतना ही बोल पाई थी कि हैदर उन लरजते गुलाबी नाजुक होंठों पर झुकता उस पर अपनी मोहब्बत की शिद्दतें लौटाता चला गया था। निगार उसके इस अमल पर जी जान से कांप उठे थे। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिर पड़ती, हैदर उसे अपनी बाहों में उठाता उसके होंठों को आज़ादी बख्शता बेड की जानिब बढ़ गया था। निगार उसकी बाहों में सिमटी उसकी मोहब्बत की बारिश में भीगती उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करते अपने रब का शुक्र बजा लाई थी।
जिसने उसने मक्सी हवेली की तारीकियों से निकाल कर हैदर खान जैसा हमसफर बख्शा था, जिसके दिलो दिमाग पर सिर्फ उसका कब्जा था। हैदर की प्यार बड़ी सरगोशी और हर पल बढ़ती शौक गुस्ताखियों पर वो उसके चौड़े सीने में ही पनाह तलाश करती। हैदर के होंठों पर जिंदगी की भरपूर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। वो अपनी मताह को अपनी बाहों में समेटता अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पलों को जीने लगा था। सुमेरा हॉस्पिटल से हवेली शिफ्ट हो चुकी थी। उसकी तबीयत अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। बाजू का बैंडेज भी बस उतरने वाला था, मगर वो इस दौरान अर्धशेर का मूड ठीक नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो उसके करीब आता ही नहीं था। जब वो सो जाती तो फुल टाइम उसके पास बैठा रहता था, मगर उससे बात ना करने की तो जैसे कसम खा रखी थी। समारा उसकी नाराज़गी पर परेशान होकर रह गई थी। वो जानती थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर वो संदिग्ध शख्स उसे गलती से कहीं ज़्यादा बड़ी सज़ा दे चुका था, खुद से इतने दिन दूर रखे। टिकट पिकअप भी हवेली वापस आ चुकी थी, जहाँ बाकी सब अफराद समेत अल्लाह बख्श बख्शी ने भी उनसे माफ़ी मांगी थी। उनकी हालत के पेश नज़र टिकट पिकअप ने उनकी हर ज्यादती भुलाकर उन्हें दिल से माफ़ कर दिया था। वो जानती थी जब तक वो उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, अर्धशेर भी उन्हें माफ़ नहीं कर पाएगा। वो अब अपने बेटे की ज़िंदगी में मज़ीद कोई भी अधूरापन नहीं देखना चाहते थे। अर्धशेर ने हवेली के साथ साथ अपने इलाके का निज़ाम भी बदल कर रख दिया था। मज़ारों की छीनी सारी ज़मीनें उन्हें वापस कर दी गई थी। बच्चों की तालीम के लिए अर्धशेर ने वहाँ स्कूल की तमीर शुरू करवा दी थी। पंचायत के फरसुदा उसूलों को ख़त्म करते औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ देने का फैसला किया गया था, जैसा कुरान और सुन्नत में हुक्म दिया गया था। औरत की बिना इजाज़त शादी करवाने वाले के लिए सज़ा मुकर्रर की गई थी। अर्धशरीय तमाम मामला निपटाते इस कदर मसरूफ़ रहा था कि समायरा पूरी तरह नज़रअंदाज हो गई थी, मगर अपनी जान खतरे में डालकर जो गलती उसने की थी, वो उसे इस बात की इतनी सज़ा देने पर तो खुद को हक बजानिब समझता था। हवेली का माहौल अब काफ़ी खुशगवार रहने लगा था। न सिर्फ सब शोहर अपनी बीवियों को इज्जत देने लगे थे, बल्कि अल्लाह बख्श मौसी का रवैया भी सब खवातीन के साथ बहुत अच्छा हो गया था। समायरा ने बहुत मुश्किलों से ही सही, मगर काफ़ी हद तक उनके दिमाग से पुरानी रवायात को निकाल फेंका था। हवेली में सब कुछ ठीक हो चुका था। वो जिस काम के लिए आई थी वो हो चुका था, मगर अर्धशेर के हवाले से उसके दिल की बेचैनी ख़त्म नहीं हो पाई थी। मामा, दादा साईं, मुझे आप लोगों से बात करनी है। समारा ड्राइंग रूम में बैठे अल्लाह बख्श मक्सी और निगर बेगम को मुखातिब करते हुए बोली। वहाँ कुछ देर पहले वहाँ आकर बैठते अर्धशेर मक्सी को वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुकी थी। जो सोफे की पुश्त से सर टिकाए आंखें मूंदे कनखियों से उसकी जानिब देखती समारा को काफ़ी थका थका लगा था। समारा की आवाज़ पर भी उसने आंखें नहीं खोली थी। क्या हुआ मेरी धी, कोई परेशानी है? अल्लाह बख्श मक्सी समेत घर के सभी अफराद ही उन दोनों के बीच चलती नाराज़गी से बाखबर थे। जी दादा साईं, मैं वापस कराची जाना चाहती हूँ। यहाँ जिस काम के लिए आई थी वो अब हो चुका है। इतने टाइम से मेरी एनजीओ का भी काफ़ी हर्ज हो चुका है। बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। सलमा अकेले नहीं संभाल पाएगी, इसलिए अब मुझे जाना होगा, क्योंकि इस हवेली में अब वैसे भी किसी को मेरी ज़रूरत तो है नहीं। समायरा दोनों हाथों की उंगलियों को मरोड़ती ये अल्फाज अदा करते अंदर से खौफज़दा भी थी। बेटा, आपका यही घर है, आपको अब यहीं पर रहना है। अगर आप कराची जाकर एनजीओ का कोई काम निपटाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अर्धशेर का घर मौजूद है, आप वहाँ जाकर रह सकते हैं। निकत बेगम उन दोनों के बीच की बदमज़गी बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे समझाते हुए बोली, आई एम सॉरी मामा, मगर मुझे जाना है। मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रहना चाहती। समायरा उनको दो टोक जवाब देती वापस पलटी थी। रुको। अर्धशेर की भारी गमगीन आवाज़ में बोले जाने वाले अल्फाज ने उसके कदम वहीं जकड़ लिए थे। वो वहीं खड़ी थी जब अर्धशेर अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया था। अगर मेरी इजाज़त के बगैर इस हवेली से बाहर कदम भी रखा तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं। अर्धशेर उसे लाल आंखों से घूरता आहिस्ता आवाज़ में बोलता वहाँ से निकलता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था, जबकि समारा तो उसके अल्फाज पर ही कितनी देर शौक की कैफियत में खड़ी रह गई थी। वो उसे क्या बोल कर गया था? अगले ही लम्हे वो दांत पीसती अर्धशेर के कमरे की जानिब बढ़ी थी। भागकर उसके पीछे जाते हुए उसके पीछे ही रूम में दाखिल हुई थी। आप मुझे वो सब कैसे कह सकते हैं? सुमैला उसके मुकाबले आकर उसका रास्ता रोकते हुए गुस्से से बोली थी। मैं शोहर हूँ तुम्हारा, कुछ भी कह सकता हूँ तुम्हें। आइंदा इस लहजे में बात मत करना मुझसे। बीवी हो तो बीवी ही बनकर रहो। दशहर उसे अपने आगे से हटाता टेबल की जानिब बढ़ गया था, जहाँ उसके सिगरेट रखे गए थे, जबकि सुमैला उसका ये रूप देख हक्का बक्का से अपनी जगह खड़ी थी। जो निज़ाम हवेली से ख़त्म करने के लिए उसने इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की थी, अब वही वो खुद अपना रहा था। सुमायरा के लिए यकीन करना मुश्किल हुआ था। यहाँ का वडेरा होने के बावजूद हमेशा वो उसे अपनी बराबरी का मुकाम देता आया था, फिर अचानक उसे क्या हो गया था? मैं आपकी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। सुमायरा उसके हथर से संजीदा साह से खाइफ होती धीरे से बोली थी। वो उसे नाराज़ था, वो जानती थी वो गुस्सा का कितना तेज़ है, इसलिए उसे मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहते थे। मगर मेरे नज़दीक अब मेरी बीवी का मुकाम यही है। अगर इस तरह रहना चाहती हो तो ठीक है, वरना हमेशा हमेशा के लिए जा सकती हो मेरी ज़िंदगी से।
अर्धशेर सिगरेट होंठों पर दबाते उसकी जानिब से रुख फेर गया था। तो इस वक्त ब्लैक ड्रेस में बलबूस उसके दिल पर हशर बर्पा कर रहे थे, मगर इस लड़के की अकल ठिकाने लगाना भी फिलहाल बहुत ज़रूरी समझता था। वडेरा अर्धशेर नवाज मक्सी, कम अज़ कम मेरे सामने अपना ये वडेरापन झाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपकी राया नहीं हूँ कि आप ये हद ज़्यादती बर्दाश्त कर लेंगे। समारा ने उसके हाथ से सिगरेट लेते टेबल पर रखे पानी के ग्लास में डाल दिया था। दशे ने उसे सख्त निगाहों से घूरते सिगरेट की डब्बियाँ उठानी चाहिए थी, मगर इससे पहले ही समारा ने जल्दी से झुकते सिगरेट की पूरी डब्बी उठाकर जग में डाल दी थी। ये क्या बदतमीजी है, अर्धशर ने उसे गुस्से से घूरा था। जब समारा उसकी शर्ट सीने से मुठ्ठी में दबोचते उसे अपने करीब खींचते बिना उससे डरे उसकी आंखों से में झांकने लगी थी। चाहे शदीद नाराज़गी के बीच उसे मोहब्बत का जहां आबाद दिखाई दिया था। अब आप हाथ नहीं लगाएंगे इन्हें। अगर आप यहाँ के वडेरे होकर सब पर अपना हुक्म चला सकते हैं, तो मैं भी यहाँ की वडेरनी होने के नाते आपको हुक्म दे सकती हूँ, जो आपको हर हाल हाल में मानना पड़ेगा। समारा उसके नहायत ही करीबान खड़ी हुई थी, जबकि अर्धशेर बिना उसे थामे खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। इस वक्त सिगरेट दूर होने पर उसे गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि जिस लड़के की गुर्बत का नशा भुलाने के लिए वो सिगरेट के नशे का आदी हुआ था, उसे अब वो वापस मिल चुका था। भला इस लड़की के दिल को छूती महकती गुर्बत में उसे बाकी किसी शय का होना रहता है कब था। और वडेरा साईं, आपने अपना वडेरापन उछाड़ते अभी मुझे अपनी ज़िंदगी से निकल जाने को बोला, वो भी कभी नहीं भूलूंगी और ना माफ़ करूंगी। समारा ये अल्फाज अदा करते उससे दूर होने ही वाली थी, जब अर्धशर उसके कमर में बाजू हमाल करके उसके ऊपर झुकता उसकी सांसें कैद कर लिया था। समारा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अर्धशर के जुनूनी लम्स पर उसकी आंखों की पुतलियां नाकाबिले यकीन हद तक फट गई थी। अर्धशर के सीने पर गिरफ्त मजबूत करते उसने उसे दूर धकेलना चाहा था, जिसका अर्धशर पर कोई असर नहीं हुआ था। और न जाने कब तक ऐसे ही उस पर अपना गुस्सा जुनून और मोहब्बत उंडेलता रहा था, जब दरवाजे पर होती दस्तक ने उसे होश दिलाया था। वह समारा की गैर होती हालत देख उसके लरजते कांपते होठों को आज़ादी बख्शता पीछे हुआ था, मगर उससे अपने एहसास से आज़ाद नहीं गया था। दरवाजे पर होती दस्तक अभी भी जारी थी। समारा ने दिल की बेकाबू होती धड़कनों पर मुश्किल बंद बांधते उस बेरहम शख्स के एहसास से दूर जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी। आई एम सॉरी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, मगर उस वक्त हमीद मक्सी ने जिस तरह मुझे ब्लैकमेल किया, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। आई एम वेरी सॉरी। अगर उस दिन मेरी वजह से आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ ना कर पाती। समारा ने निगाहें झुकाए अपनी गलती का इकरार किया था। तुम सोच भी नहीं सकते उस वक्त तुम्हें उस पोजीशन में देख मुझ पर क्या बीती थी। अतिशय उसका आंसू से भीगा चेहरा हाथों के प्याले में भरते नरम लहजे में बोला था। वो उसे उसकी गलती की सजा दे चुका था। उसे एहसास होता देख अब वो मजीद अपने दिल को पत्थर नहीं रख पाया था। आइंदा आपकी हर बात मानूंगी, कसम से। जो आप कहेंगे वो सब करूँगी। आप कहेंगे तो इस हवेली से तुम्हें कमरे से बाहर एक कदम नहीं निकालेंगे, मगर आप भी वादा करें, चाहे कुछ भी हो जाए, आइंदा कभी यूँ मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, मुझसे दूर नहीं करेंगे मुझे। समर अर्धशेर के गले में बाहें डाले ऐसे बोली थी जैसे उसके छोड़ जाने का खौफ हो, जबकि अर्धशेर उसकी इस मासूमियत भरे अंदाज पर जी जान से कुर्बान होता उसे अपने सीने में भींच गया था। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अर्धशेर उसके बालों पर होंठ रखता मोहब्बत पाश लहजे में बोला था। समारा का किया जाने वाला इकरार उसे दिलो जान से सरशार कर गया था। वो इतने दिनों से इसी वजह से समारा को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके करीब आते ही वो अपना गुस्सा बरकरार नहीं रख पाएगा। मेरी हर बात मानने का मतलब हर बात माननी है, राइट? अर्धशर उसके शरबती आंखों में देखते शौकी भरे लहजे में बोला था। क्या मतलब है आपका? समायरा ने उसके लहजे में खतरे की घंटी बजती महसूस करते जल्दी से उससे दूर होना चाहता, मगर उससे पहले अर्धशर उसे करीब कर चुका था। कहाँ जा रही है वह डेढ़नी सही? इतने दिनों की जुदाई का हिसाब कौन देगा? अर्धशर उसके बालों से कैचर निकालता बहके लहजे में बोलता उसे सर से पैर तक लाल कर गया था। वडेरा सही, आपको बाहर कोई बुला रहा है। समायरा ने उसके गुस्ताखियों पर बंद बांधना चाहा था। जो भी है वापस चला जाएगा। अर्धशर उसके बालों में मुंह छुपाता उसे पूरी तरह अपनी जात में गुम कर गया था। जुदाई के लंबे मुसाफे तय करते आखिरकार उन्हें एक दूसरे की कुर्बतें मुयस्सर आ गई थी। समायरा उसकी वारफ्तगी पर शर्मा कर खुद को उसकी मजबूत पनाहों के सुपुर्द करती आसूदगी से आंखें मूंद गई थी। मक्सी हवेली में अब सबकी जिंदगियां नॉर्मल हो चुकी थी। औरतों पर लटकती गुलामी की तलवार अर्धशेर ने उतार फेंकी थी। अब उन सबको भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक हासिल था। अर्धशेर ने माविश को सैफुल्ला के साथ रुखसत कर दिया था। वो दोनों उसके इस एहसान पर जिंदगी भर के लिए उसके मशगूल थे, जिसने उनके दिलों को बर्बाद होने से बचा लिया था। निगार अपने बाबा की मौत की खबर सुनकर बहुत रोई थी, लेकिन यहाँ भी हैदर और उसके घर वालों ने उसे अपनी मोहब्बत के छाँव में संभाल लिया था। मक्सी हवेली में सभी हैदर से मिलकर और निगार की खुशहाल जिंदगी देखकर बहुत खुश थे।
अल्लाह बख्श मक्सी कई बार निकत बेगम से माफ़ी मांग चुके थे और निकत ने भी उन्हें सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था। अल्लाह बख्श मक्सी ने हर बात का इख्तियार अर्दशेर को दे दिया था। वो अब अपनी बाकी बची ज़िंदगी अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर गुजारना चाहते थे। समायरा और अर्दशेर भी एक दूसरे को वापस पाकर बेपनाह खुश थे। उन्हें न सिर्फ एक दूसरे का साथ मिल गया था बल्कि वो हवेली और वहाँ के मज़ारों को उस वडेराना ज़ालिम और जाबर निज़ाम से आज़ादी दिलाने में भी कामयाब हो चुके थे। उनके सफ़र सच्ची नीयतें उनकी ज़िंदगी की अज़ियतों को आसूदगी में बदल दिया था। अब वो हमेशा एक होकर अपनी ज़िंदगी में आए हर तूफ़ान का ऐसे ही मुकाबला करने को तैयार थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे के लिए बेपनाह चाहत और यकीन था जिसे वो अब ज़िंदगी भर साथ लेकर चलने वाले थे।